नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। कोटा राजस्थान का एक ऐसा शहर जिसे कोचिंग सेंटर की नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बनने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। हर साल कोटा में लाखों स्टूडेंट्स कई सपने सजोए कोचिंग के लिए कोटा पहुंचते हैं ताकि भविष्य में आगे जाकर एक अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। माता पिता भी अपने बच्चों को बड़ी उम्मीदों के साथ अपने से मीलों दूर कोचिंग के लिए कोटा भेजते हैं। लेकिन 17-18 साल की उम्र जब जिंदगी जीने की उम्र होती है तो यह बच्चे अपनी सुंदर सी जिंदगी को छोड़कर मौत को क्यों गले लगाते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले कोटा में कोचिंग करने वाले 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। एक साथ 3 बच्चों का आत्महत्या करना कोई आम बात नहीं है। हर साल इसी तरह आत्महत्या करने वाले बच्चों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चे पढ़ाई को लेकर इतना टेंशन ले लेते हैं कि बच्चे इस दौरान डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यहां जाकर एक बच्चे को पता चलता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। यह जानने के बाद उनकी उम्मीद कम हो जाती है और वो इस बात को अपने परिवार से कह नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है कि माता पिता के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इन सब बातों में घिरकर बच्चा मौत को गले लगाना ही बेहतर समझ लेता है और ऐसे गलत कदम उठा लेता है। जैसा कि हमने आपको बताया, हर साल कई सपने सजोए बच्चे कोचिंग के लिए कोटा पहुंचते हैं। उन्हीं लाखों बच्चों में से एक था चमोली का सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने भी एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए कोटा जाने की ठान ली थी। सिद्धार्थ के माता पिता ने भी अपने बड़े उम्मीदों के साथ बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए खुद से दूर राजस्थान के कोटा शहर भेजा क्योंकि सिद्धार्थ भी यही चाहता था कि वह कोटा जाकर अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। लेकिन एडमिशन लेने के कुछ ही दिनों बाद खबर आती है कि सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली। सिद्धार्थ अपने दोस्तों, अपने घर वालों, अपने सपनों को छोड़कर तो चला गया, लेकिन पिता के मन में एक सवाल छोड़कर चला गया कि आखिर मेरे बेटे ने आत्महत्या क्यों की। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ के पिता अब दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। अंत में सिद्धार्थ के पिता एक आस लेकर एक्सप्रेस न्यूज भारत के ऑफिस पहुंचते हैं और नम आंखों से अपनी आपबीती बताते हैं। देखिए क्या बोले सिद्धार्थ के पिता। एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप, और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे बाप से जिसने बहुत उम्मीदों के पर सजोए थे कि उनका बेटा कोटा जाएगा और एक पढ़ लिख कर बड़ा एग्ज़ाम क्रैश करके एक बड़ा और होशियार बच्चा कोई बड़ा एग्ज़ाम पास करेगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। हुआ ये कि बेटा 17 साल का बेटा सिद्धार्थ कुछ दिनों के लिए कोटा जाता है और बड़ी हंसी खुशी से जाता है, कोचिंग शुरू करता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही नवंबर में ही खबर आ जाती है कि बेटा सुसाइड कर लिया है। अब उसके जो बाप हैं मेरे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि उसको ब्लैकमेल किया गया है और किसी ना किसी के द्वारा, क्योंकि सुसाइड वो करता है जो दुखी होता है, जो परेशान होता है। मेरा बेटा ना दुखी था ना परेशान था, तो वो इसको सुसाइड मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मेरे बेटे को ब्लैकमेल करके मारने पर मजबूर किया गया है, मरने पर मजबूर किया गया है। आइए बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मैं मदन सिंह रावत हूँ और टिहरी से हूँ, और मैंने जो है बेटे को सिद्धार्थ सिंह रावत को कोटा में कोचिंग एलन इंस्टीट्यूट में भर्ती किया था। वो भी बेटे की अपनी इच्छा थी। एक बार मैं घुमा के भी लाया था उसे, और मैंने कहा बेटा दूर है और थक हार के यहीं पे और लोकल एडमिशन करा देंगे, ये मेरा सोचना था। और बेटे को काफ़ी समझाया, लेकिन बेटा को ये एक एम उसका फिक्स था कि नहीं पापा, मुझे आईआईटी ही करना है। आईआईटी करके भारत में जॉब तो है ही, लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा फिजिक्स में अच्छा कमांड है और मैथ्स में भी अच्छा कमांड है, तो मैं आईआईटी कर लूँगा। तो फिर मैं दूसरी बार कोटा लेके गया। मैंने घर में मिसेस से भी सलाह मशवरा किया, तो मैडम ने कहा कि एक बार इसको देख लो, बिटिया है छोटी। तो बिटिया ने भी कहा कि पापा एक बार मान जाओ, इसको करने दो। तो मैंने भी सोचा यार एक बेटा है, मैं सर्विस क्लास व्यक्ति हूँ, तो नेचुरल है इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, और एजुकेशन के मामले में मैं इसकी पूर्ति कर सकता हूँ। तो क्या आपका बेटा खुशी से कोटा गया था अपनी मर्जी से, या आपने कोई प्रेशर या दबाव बनाकर भेजा? नहीं सर, दबाव का तो मतलब ही नहीं होता। मैं तो चाह ही रहा था कि मेरा बेटा ना जाए वहाँ, क्योंकि एक बेटा था, बहुत हंसमुख था,
उसके बगैर हम नहीं जी पाते थे। लेकिन ये है कि जब से वो कोटा गया, हमारे घर में मायूसी, हंसी खुशी से रहने वाला बच्चा, जो फूल सामने है उसको देख के हम खुद ही दिल में जो है ऐसा खुशी का इज़हार हो जाता था। लेकिन जब से वो कोटा गया तो डेली फ़ोन पे बात होती थी, और मैं नहीं चाहता था कि वो कोटा जाए, क्योंकि एक ही बेटा था, मैं उसको अपने साथ में रहकर ही पढ़ाना चाहता था। अच्छा, कोटा जाने के कितने दिनों बाद उसने कोचिंग किया है और कितने दिनों बाद ये घटना हुई? कोटा जाने के बाद पहले मैं उसको घुमा के वापस लाया ताकि थक हार जाए। फिर दूसरी बार तुरंत ही एडमिशन करा दिया था हमने। किस महीने में लेकर गए? ये लगभग मई की बात है। मई में मैंने उसकी फीस वगैरह सब जमा कर दी थी, और उसने वहाँ पे क्लास अटेंड शुरू कर दी थी। और वहाँ पे कई बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग सविनय बिल्डिंग है इंद्र विहार में, वहाँ पर उसको मिला है, और थर्ड फेज में उसका एडमिशन हुआ था। उससे पहले 2 फेज के एडमिशन हो चुके थे। और फिर भी वो कह रहा था कि पापा आप थोड़ा लेट लाए, पहले लाते तो मुझे बहुत अच्छी बिल्डिंग मिलती, संकल्प वगैरह मिल जाता। संकल्प एक बिल्डिंग है, और साफल्य है, बहुत सारी बिल्डिंग एलएन की वहाँ पर, और मुझे सविनय बिल्डिंग मिली है। लेकिन बिल्डिंग वो बिल्कुल रिसेंटली रिनोवेशन हो रहा है, और उस पर प्रोजेक्टर नहीं है, और जिसके कारण मुझे जो है रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती है। तो बहुत सारे हम लोग जो है रिकॉर्डिंग मिल जाती तो हम घर में भी स्टडी अच्छा कर सकते हैं। अब हम रूटीन जैसे अपने घर में, गाँव में, घर में पढ़ाई करते हैं, वहाँ से इंस्टीट्यूट से आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो उसी तरह से पढ़ाई करते हैं कमरे में। तो वहाँ पर तकरीबन आप कह रहे हैं कि उसने 4 महीने पढ़ाई की है, 4 से 5 महीना। तो इन 5 से 6 महीने में क्या बच्चे में कोई आपको ऐसा टेंशन, कोई ऐसा डर या कोई ऐसा नजर आया कि वो सुसाइड करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कोटा के लिए जो है बहुत ही इंथुजियास्टिक था, उमंग भरा था, और उसने कहा था कि पापा मैं पढ़ाई करूंगा और आईआईटी निकालूंगा। तो मैंने बोला बेटा, मैंने कहा देखिए, जो लोग सर्विस में भी नहीं है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो आई अप्रिशिएट टू यू। लेकिन आप बाई चांस नहीं भी लगेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है जिसको पढ़ लिख के जो नहीं अचीव होता है उनका एम, तो उनके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं जीवन यापन करने के लिए। शॉपकीपिंग है या अन्य और चीजें हैं। हाँ, हम आते हैं तो दूसरा सवाल ये है कि फिर आप कह रहे हैं कि वो हंसी खुशी से गया, सारी चीजें हंसी खुशी से हुई, तो क्या वजह हो सकती है? मतलब आप एक बाप हैं और आप उसको बचपन से जानते थे, 17 सालों का आपका उनका साथ रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी वजह हो सकती है, कौन सी ऐसी मजबूरी हो सकती है जो सिद्धार्थ ने अपनी जीवन लीला समाप्त की? सर, मुझे तो इस संदेह लग रहा है कि वो सेल्फ सुसाइड नहीं कर सकता। वो परिस्थितियों को झेलने वाला था, क्योंकि टिहरी में रहता था, और मैं उसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकली जो है जानता था, कि और इसीलिए मैंने भेजा भी हो कि कहीं झेल लेगा और ये मुसीबतों का सामना कर लेता है, बहुत बखूबी से कर लेता था। अगर उसने सेल्फ सुसाइड नहीं किया है तो आपका शक क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ क्या रही होगी। मैं खुद ताजुब हूँ, यदि डॉक्टर कह रहा है कि ये सुसाइड है, और या वहाँ की टीम कह रही है ये सुसाइड है, और वहाँ मकान मालिक कह रहा है ये सुसाइड किया है इसने कमरे में, मैं खुद स्तब्ध हूँ। मैं इस चीज़ को बिल्कुल हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि आर्टिफिशियली रिपोर्ट बन सकती है, झूठी कहानी बन सकती है सुसाइड की। अभी डॉक्टर की जो रिपोर्ट है, कह रहा है कि मतलब ये कि कह रहे हैं कि 24 घंटा पहले उन्होंने जो है सुसाइड किया है। सर, मैं 24-25 को मैंने फ़ोन नहीं किया, 26 तारीख सुबह मैंने फ़ोन किया है, और 26 तारीख सुबह उसका जो फ़ोन है बज रहा था, बैक कॉल नहीं आई। हर दिन वो बैक कॉल करता था, केवल मैं मिस कॉल मारता था कि बेटा उठ गया है, ये नहीं उठा है। दूसरा कि मतलब ये कि यदि वो कभी उठ भी जाता जल्दी तो पढ़ाई भी करता रहता था, तो उसका डिस्टर्ब ना हो, तो वो फ्री होकर मुझे तुरंत बैक कॉल करता था। लेकिन 26 तारीख को सुबह उसने बैक कॉल नहीं की है, और इसका मतलब वो रात को ही कुछ उसके साथ हुआ है, और मैं कंटिन्यूअस उसको फोन कर रहा था, केवल उसका फोन बज रहा था, बैक कॉल नहीं आ रही थी। तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मुझे थोड़ा शक के दायरे में है। दूसरा क्या है कि वो संडे का दिन था, कोई पैनल नहीं था, एक सिंगल डॉक्टर ने ये जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। दूसरे, जहाँ वो बच्चा रहता था, तो उस पर जहाँ निवास था उस पर आप क्या कहना है, कहाँ रहता था, क्या संभव? सर, वहाँ पर इंद्र विहार D256 में बच्चा रहता था। उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है, उन्होंने पीजी रूम दिया है, तो कंडीशन ये है कि ये देखना चाहिए था कि उनके घर में किराएदार है, तो देखभाल प्रत्येक कमरे की करनी चाहिए थी। अब वो जब मैंने सुबह
बेटे को फ़ोन किया तो मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। मुझे ये लगा मेरा बेटा सो रखा हो सकता है लेट नाइट स्टडी की है, इसलिए सो रखा। या फिर 7 बजे, फिर 7 और 2 से बीच में मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया कि क्या पता वो क्लास में जा रखा हो, तो वहाँ पे बोल के ये डिस्टर्ब ना हो उसका, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं। लेकिन जब मैंने 2 बजे, ये कम था कि 2 बजे कन्फर्म था कि 2 बजे वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से आता है और 2 बजे वहाँ से फ्री हो गया होगा, तो मैं फ़ोन करता था। तो भी उसका फ़ोन मतलब ये कि बज रहा था और कॉल नहीं आई। उसके बाद मैंने पीजी मालिक को फ़ोन किया, जो पीजी हॉस्टल चलाता था, मिस्टर नागर। उनको फ़ोन किया कि मैंने बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है, कृपया करके मेरी बात करा दो। तो उन्होंने कहा मैं ड्यूटी में हूँ और मैं 4 बजे जैसे पहुँचूँगा मैं बात कराऊँगा। उसके बाद वो वहाँ से आए हैं, ड्यूटी से आए हैं, तो तुरंत मैंने फिर फ़ोन किया उनको। तो उन्होंने बोला मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, मैं बात कराता हूँ। तो जैसे वो अंदर सीढ़ी की तरफ गया, देखा कि कहा उन्होंने, हाँ मैं यही है, तो अंदर से दरवाज़ा बंद है और उन्होंने कहा कि मैंने नॉकिंग की है और वो उठा नहीं रहा। तो वो एकदम जो है बस यस नो कुछ नहीं बोला उन्होंने। उसके बाद जो है फिर मैंने फ़ोन किया, तब उन्होंने बोला मैं थाने में जा रहा हूँ, मैं थाने में जा रहा हूँ। तो मैं अचंभित हो गया, अब मैं थाने में हूँ। उसके बाद फिर मैं लगातार फ़ोन किया, तब तक वहाँ पुलिस आ गई थी। पुलिस ने बोला कि योर सन इज़ नॉट ओके, प्लीज़ कम कोटा। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो नहीं है, वो इसमें जो जिनके यहाँ किराएदार था बच्चा, उनकी भी लापरवाही है? हाँ, लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। यदि मैं कहीं पे किराए पे देता हूँ तो नेचुरल है कि किराएदार को मैं ऑब्जर्व करूँगा, कब वो आ रहा है, कब जा रहा है, और कमरे में है तो क्यों दरवाज़ा नहीं खोला। जबकि उस कमरे में, उस मकान में लॉन्ड्री वाले आते थे, सफाई करने वाले आते, क्लीनिंग वाले आते थे और ये झाड़ू पोछा करने वाले आते थे। लेकिन उस दिन मतलब ये कि क्या झाड़ू पोछा करने वाले भी आ गए, क्या उन्होंने इंटीमेट नहीं किया उनको, बच्चे को, कि वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है? समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, आपके कई सारे सवाल हैं, इसमें कई सारे झोल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनका क्या रोल है इसमें? उनका क्या लगता है आपको? जिस तरह से वहाँ के प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने और मेडिकल टीम, जो डॉक्टर ने इसको सेल्फ सुसाइड माना है, उसको देखते हुए तो मैं ये कहूँगा कि एलन कहीं न कहीं दोषी है। यदि बच्चा, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा टेंशन में है, तो वो किस लिए टेंशन में है? अब घर से तो बच्चा जा रहा है कि मैं आईआईटी कोचिंग करूँगा, लेकिन वहाँ जाके क्या टेंशन हो गई उसे, और टेंशन करके क्या सुसाइड कर रहा है। तो सुसाइड ही एक रास्ता है बच्चों के लिए जो है। सुसाइड, जो बच्चे यदि पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम वहाँ का प्रशासन या वहाँ का समाज उसको मतलब उसको घर भेजने के लिए प्रेरित करता है कि बेटा यदि आपका बस का नहीं तो आप घर जाइए। तो एलएन के अंदर क्या प्रशासन ऐसा नहीं है? एलएन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई प्रशासन नहीं? यदि बच्चा कमजोर है पढ़ने के लिए तो उसे घर भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना दबाव में रखना, इतना दबाव डालना बच्चे के ऊपर, बच्चे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो सेल्फ सुसाइड के लिए ही एक रास्ता अख्तियार कर लेता है। ये कोई समाधान नहीं हुआ लाइफ का। आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं एलन की भी लापरवाही इसमें नज़र आ रही है। और दूसरा कि मेरे बेटे के खाते में, मैंने अभी हाल ही में जब कोटा गया था, तो कोटा जाने से पहले मैंने 40,000 रुपए उसको जो है फरवरी तक का खर्चा दे रखा था वहाँ का। ओके। तो आप हाँ बता रहे हैं कि भाई बेटे जो है उसके खाते से कुछ अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर हुए हैं और वो कुछ लड़के हैं, उन पर भी आपको शक है? क्या शक है उन पर, आप बताइए। मैं जिन खातों में जो है वो पैसा गया है, मैं चाहता हूं कि उनकी जांच हो और पुलिस प्रशासन बहुत गहराई से, बहुत डेप्थ से जांच करे, पूछताछ करे कि मतलब ये कि वो पैसे किस कंडीशन में बेटे ने उनके खाते में भेजा। क्योंकि मैंने तो पढ़ने के लिए दे रखा था बेटे को। क्या ऐसा तो नहीं कि कोई ब्लैकमेल कर रहा था उसे, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहा वहाँ पे, उसे आगे पीछे नहीं दिखा। और दूसरा ये ना सोचा उसने कि, और उसने एक ही वो कर दिया कि सीधा मतलब ये कि अपनी लाइफ को ही उसने जो है खत्म कर दिया। ये किसके खातों में पैसे गए हैं, आप बता सकते हैं? टिहरी में पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, तो पंजाब नेशनल बैंक का खाता, तो मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन उस पर जो है जांच करे। गूगल पे हो रखा है, तो गूगल पे जो मैंने अपना खाता नंबर दिया है, बच्चा जिससे ट्रांजेक्शन करता था, तो उसके माध्यम से जो गूगल पे किया है बेटे ने अपने मोबाइल से, तो उन खातों में जो पैसा गया है, वो खाते जो है पुलिस प्रशासन खुद उनको निकाले, उनके मालिक को निकाले। और मेरा बेटा अंडर 18 था, इसलिए हमारा ज्वाइंट अकाउंट था,
मेरी मिसेस का और मेरा जॉइंट अकाउंट था, और हमने बच्चे को वो उस अकाउंट का एटीएम कार्ड दे रखा था कि बेटा कभी भी कोई परेशानी हो आपको, आप इस खाते से पैसा निकालना, आपको कहीं देना है, कपड़े लाने हैं, किसी कंपनी से मंगाना है, इस खाते से जरूर देना, कहीं मैस का खाना देना है, घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, तो और नए कपड़े मंगाने, क्योंकि सर्दी ऋतु के अनुसार कपड़े मंगाना, कहीं ज्यादा सर्दी हो गई तो आप कपड़े मंगाना और रजाई गद्दे मंगाना, तो वहाँ इस तरह से जो है। तो आप जिनके खातों में वो पैसे ट्रांसफर हुए हैं, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उन खातों की जांच होनी चाहिए, तो ये खाते किसके नाम से हैं और किन के नंबर है जिनमें ट्रांसफर? ये खाता पंजाब नेशनल बैंक का है, किसी एक आलोक करके है, अमन राज करके है, और के रहने वाले ये हैं लोग? टीवी के ही है, क्योंकि वो लोकल स्तर के लोग हैं, और उनके खाते में ये पैसे जा रखे हैं। जब ये दिवाली की छुट्टी में आया तो पूछताछ करने पे भी ये लगा कि ज्यादा करके उन लड़कों के साथ में था। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पैसे जो हैं वो ब्लैकमेलिंग के जरिए उनके खातों में गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस को ये बिल्कुल पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि दरअसल हमारा कोई लेना देना तो है नहीं, बच्चे के साथ लेना देना कहाँ से हो गया उनका, या हमारी फैमिली का लेना देना नहीं है उनके साथ में, या हमने कोई उधार मांग रखा होगा उनसे तो हम देते, लेकिन ऐसा कुछ लेना देना है ही नहीं, तो फिर बच्चे से ही क्यों उन्होंने जो है पैसे वो मांगे? इसका मतलब साफ है कि वो ब्लैकमेलिंग थी। हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए देते थे, बच्चे को पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने डरा रखा था, धमका रखा था, बच्चा हमसे शेयर नहीं कर पाया उस चीज को, ताकि उसकी बेइज्जती ना हो, इंसल्ट ना हो, कि पापा बच्चा ऐसा ना समझे कि आप जो है कैसे लड़कों के साथ और कहाँ घूम रहे हैं आप इस तरह से। अब आप शासन से, पुलिस से, प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? कोचिंग एलन को लेके, एलन में जहाँ पर वो रहते थे उनको लेके, और जिनके खातों में ट्रांसफर हुई है पेमेंट उनको लेके क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इसका त्रिकोणीय जांच होनी चाहिए, उसके बाद जो है तभी जाके बिल्कुल एक सच्चाई सामने आएगी कि हुआ क्या। यदि बच्चे ने सेल्फ सुसाइड किया है, कोई भी इंसान जीने के लिए आता है दुनिया में, सेल्फ सुसाइड करने के लिए नहीं आता, उसके लिए कोई कमी नहीं थी। अभी मैंने ऋषिकेश में मकान बनाया है, वो मकान देख के गया 6 तारीख को, जिस दिन कोटा की ट्रेन थी उसकी, उस दिन वो मकान देख के गया, बहुत खुश था। कोई उसके कहीं वो ऐसा नहीं था कि मतलब ये कि पढ़ाई को लेकर जो है कहीं ऐसा नहीं था, उसका टारगेट था कि मैं आईआईटी निकालूंगा। फिर भी मेरा ये कहना था, बेटा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता है, मेरी अपनी लाइफ का अनुभव के आधार पे मैं हमेशा उसका मनोबल बढ़ाता था। मैं, बेटा कोई बात नहीं, यदि आईआईटी भी नहीं निकलेगी तो जीवन यापन करने के बहुत साधन है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं दुनिया में बहुत सारे वो है, आप किसी तरह से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारी 10 बीघा जमीन पथरी में भी है, गांव में भी जमीन है, तो कोई नेचुरल जो हमारा एक पैतृक तरीका था जीवन यापन करने का, खेती करने का, उसके आधार उत्पादन करने का, फिर अपना जीवन यापन करते थे, और कितनी सारी पीढ़ी उस पर तरी है ना। ऐसा नहीं कि आप रावत जी, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाए हैं, और उम्मीद है कि आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आपको मिलेगा, शासन प्रशासन इस पर जांच करेगा। तो आप क्या अभी फाइनली आप क्या करते हैं और रहने वाले कहाँ के हैं प्रॉपर? मैं टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, वहीं पे मेरा गांव पड़ता है, और मैं पास में ही एक प्रोजेक्ट बना है, टिहरी बांध परियोजना, THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वहाँ पे जो है उप अधिकारी हूँ, और सुरक्षा डिपार्टमेंट में मैं तैनात हूँ, और मेरा बल्कि अहम रोल होता है रेनी सीजन में 42 किलोमीटर की झील के चारों तरफ में लोगों के बचाव और रख रखाव और जान माल की हानि हेतु हानि के बचाव के लिए लोगों को जो जागरूक करता हूं कि आप जो है बरसात के समय जो है वहां पर झील के किनारे न जाए, ताकि जान माल का नुकसान न हो। बहुत शुक्रिया मदन रावत जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मदन रावत, जो एक अभागे बाप की तरह जिन्होंने अपना इकलौता बेटा खो दिया है, और उसमें कई तरह की वो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वो पहले कह रहे हैं कि कोचिंग वाले जो एलन कोचिंग है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, जहां पर वो किराए पर रहते थे बच्चा, उनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है। और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि बच्चे ने जो उसको खर्च के लिए पैसे दिए गए थे वो कुछ खातों में ट्रांसफर किए हैं, तो उन्हें शक है कि कहीं ना कहीं इन खातेदारों ने उन्हें ब्लैकमेल करके ये पैसा लिया हो, और बच्चा शर्म की वजह से अपने घर वालों से ना सामना कर पाया हो, और इसलिए उसने सुसाइड किया हो, या सुसाइड करने पर मजबूर किया गया हो। तो अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है
कि इकलौता बेटा जिसने बहुत सारे सपने संजोए थे, एक बाप ने भी और बेटे ने भी, वो बेटा अब नहीं रहा है। और उम्मीद है कि कोचिंग सेंटर भी ये अंधाधुंध प्रतियोगिता के चक्कर में भारत के भविष्य को बनाने के बजाय बर्बाद करने से बाज आएं। अगर किसी बच्चे की कोई परेशानी है तो टाइम रहते उनके घर वालों को सूचित किया जाए, और किराएदार जहाँ पर वो रहते हैं पीजी वगैरह में, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक बच्चा जो 17 साल का अगर रह रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसके केयर टेकर हैं, आपकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। ये नहीं कि आपको फ़ोन किया जाए, आप फ़ोन ना उठाएं या आप ये कहें ये हम बाहर हैं अंदर हैं। ये सब जिम्मेदारी और बड़े सवाल पैदा करती है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। अगर इस मामले की गहराई में जाकर देखा जाए तो कोटा में कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो सिर्फ मनी मेकिंग मशीन बनकर रह गई हैं, क्योंकि इन कोचिंग सेंटर में ना तो किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम होता है और ना ही कोई एप्टीट्यूड टेस्ट। बिना कोई टेस्ट दिए बच्चों को यहाँ पर आसानी से एडमिशन मिल जाता है, फिर भले उनके अंदर काबिलियत हो या ना हो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता अगर कोचिंग सेंटर में एंट्रेंस एग्जाम लिए जाए तो बच्चों की काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है और उसी के अनुसार इसका फैसला किया जा सकता है कि क्या बच्चे को लाखों रुपए लगाकर इन कोचिंग सेंटर में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब कोटा के कोचिंग सेंटर बच्चों को एडमिशन देने से पहले उनका एप्टीट्यूड टेस्ट ले। अगर ऐसा होता है तो आत्महत्या की इन घटनाओं में लगाम लगाया जा सकता है।